थोड़ी देर में अब महर और करण भी जारा को देखने के लिए आ गए थे उसी के रूम में जहां इस वक्त उसे एडमिट करके रखा गया था। वो एक प्राइवेट रूम था। जहां पर आते ही महर थोड़ा रिलैक्स होकर सांस भरते हुए कहता है, थैंक गॉड, कम से कम तुम्हें होश तो आया, वरना कबीर की तो जान जाती आज। ये सुनकर के जारा जो एक बार महर की तरफ देखती और फिर एक बार कबीर की तरफ और धीरे से अपने हाथ को उठा करके उनके गालों पर रखते हुए कहती है, ऐसा कभी भी सोचिएगा मत कि मैं आपको इतनी आसानी से छोड़ने वाली हूँ। समझ रहे हैं ना? और आप तो इतने कमजोर नहीं थे। महर उसके ठीक बगल में आकर खड़े होते हुए कहता है, तुम्हें लेकर कुछ अलग बन रहा है ये? इतना तो परेशान ये यशु के लिए भी नहीं हुआ था। क्यों, है ना करण? लेकिन करण कहीं और ही बिजी लग रहा था। उसके हाथ में फोन था और वो बार बार अपने फोन की तरफ ही परेशानी के साथ देखे जा रहा था, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा हो और वो इस बारे में किसी को कुछ ना बता पा रहा हो, इवन चाहते हुए भी। करण को इस हालत में देख करके कबीर जो उससे थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में पूछते हैं, क्या हुआ? तुझसे ही बात कर रहा है महर, कहाँ खोया है? उसकी आवाज में कबीर की आवाज ने ही करण को एकदम से झकझोर के रख दिया था। वो तुरंत ही फोन को बंद करता है और अपने पॉकेट में डालते हुए कहता है, नहीं, कहीं नहीं, मैं कहाँ खोऊंगा, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। वैसे क्या क्या पूछ रहा था महर? महर जो करण के इस अंदाज से थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन फिर हंसते हुए उसके कंधे पर टैप करते हुए कहता है, तू क्यों इतना परेशान लग रहा है गुड्डा? हाँ, तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? वैसे कुछ खाएंगी भाभी आप? जैसे ही जायरा से ये पूछा गया था, जायरा अपने चेहरे को नाम में हिला दी थी, लेकिन तभी कबीर महर से कहते हैं, फ्रूट्स लेकर आओ। ये सुनकर जायरा ने अपने चेहरे को नाम में तो हिलाया था, लेकिन तभी कबीर उसको जोर से अपने हाथों से पकड़ते हुए कहते हैं, पूछ नहीं रहा हूं मैं, खाना पड़ेगा तुम्हें, वीक हो रही हो तुम। इतनी छोटी छोटी बातों से अगर तुम अनकॉन्शियस हो जाओगी तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करोगी? सीईओ हो कंपनी की, इतनी नाजुक नहीं बनते बच्चे। इस वक्त महर और करण दोनों हैरानी से कबीर की तरफ देख रहे थे, क्योंकि ये शख्स इतना सॉफ्ट बन रहा है जायरा से, जिसने कभी दावा किया था कि वो जायरा को बहुत ज्यादा हर्ट करने वाला है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और स्माइल करके बाहर की तरफ जा चुके थे। वहीं महर फ्रूट्स लेने चला जाता है, लेकिन करण इस वक्त कमरे से ठीक बाहर के एक बेंच पर आकर बैठ गया था और परेशान होते हुए किसी से फोन पर बात करना शुरू कर देता है। कबीर इस वक्त जायरा के पैर के पास जा चुके थे, जहां उसके पैरों में काफी ज्यादा जख्म था। उसे पूरी तरह से बैंडेज से कवर कर दिया गया था। वो धीरे धीरे उसके पैरों को अपने हाथ से छूते हुए कहते हैं, दर्द हो रहा है? जायरा अपने पैरों को हिलाते हुए कहती है, आप पैर क्यों छूते हैं मेरा? अच्छी बात नहीं होती है ये, हस्बैंड लोग पैर नहीं छूते। कबीर इस बात पर अपने हाथों को उसके पैरों पर काफी पैशनेटली सहलाते हुए कहते हैं, आइंदा से तुम इस तरह की बातें नहीं करोगी। तुम्हारी पूरी बॉडी को टच कर सकता हूं मैं और तुम मुझे नहीं रोक सकती। बात समझ में आ रही है ना? जायरा जो अपने हाथों को ले जाकर के अपने चेस्ट पर रखते हुए कहती है, आप गंदी नीयत से मत देखिए, ये हॉस्पिटल है। कबीर जो उसके ठीक बगल में आकर बैठते हुए कहते हैं, हॉस्पिटल हो चाहे बेडरूम हो, हस्बैंड की नीयत थोड़ी ना बदलती है बीवी को लेकर। थोड़ी देर में महर फ्रूट्स भी लेकर आया था और जायरा को अपने हाथ से कबीर जबरदस्ती फ्रूट्स खिलाए जा रहे थे। जायरा का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि इस वक्त उसे यशु की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, लेकिन कबीर उसको समझाते हैं कि यशु ठीक हो जाएगा। लगभग शाम के वक्त उन लोगों को डिस्चार्ज मिल चुका था, लेकिन जायरा अपने पैरों पर चलने के काबिल नहीं थी। यशु भी होश में आ चुका था और वो इस वक्त महर के गोद में था। करण को कुछ इमरजेंसी आ गई थी, जिसकी वजह से वो पहले ही निकल गया था और इस वजह से कबीर जो जायरा के साथ और महर के साथ ही अब घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। कबीर ने एक पल भी जायरा को पैर अपने जमीन पर रखने नहीं दिया था, क्योंकि अगर वह ऐसा करती तो उसे तकलीफ होती। उन लोग का छोटा सा बंगलो अब आ चुका था, जिससे उतरते हुए भी कबीर ने यूं ही जायरा को अपने गोद में थामा हुआ था। जायरा कबीर की तरफ देखती है और फिर आसपास के लोगों की तरफ, और थोड़े धीरे से उनके कान के पास आगे बढ़ते हुए कहती है, आप अगर मुझे नीचे उतार देंगे तो मैं आपके हाथ के सहारे से चल लूंगी। आपको क्या जरूरत है ऐसे मुझे गोद में उठाकर ले जाने की? अच्छा थोड़ी ना लग रहा है, सब लोग देख रहे हैं। फिर जो अपने फिंगर को और जोर से उसकी कमर पर ग्रिप बनाते हुए कहते हैं, हाँ यू डेयर, मैं कुछ भी करूं तो मुझे रोक नहीं सकती हो।
और यह हक मैंने तुम्हें अभी दिया नहीं है, सजेशन दे रही है मुझे। वाकई कबीर रायचंद को समझना जायरा के लिए हर पल बहुत मुश्किल हो जाता था। चाहे कुछ भी कह लो, ये इंसान इतना डोमिनेटिंग था। उसके केयर में भी उसके सख्त लहजे हमेशा नजर आते थे। प्यार से जायरा, जो कि अब बेड पर लेटाए जा चुकी थी, और उसके ठीक बगल में ही यशु, क्योंकि जायरा बहुत जिद कर रही थी कि यशु उसके साथ रहे। यशु जोर से अपनी मम्मा को ग्रैब कर लेता है और जायरा भी प्यार से उसके सर पर धीरे धीरे अपने हाथों को सहलाते हुए उसे लोरी सुनाना शुरू कर दी थी। लेकिन तभी यशु जो उठकर बैठते हुए कहता है, मुझे नींद नहीं आएगी, अभी तो सोकर उठा हूं ना मैं। दूसरी तरफ इस वक्त इशिता, जो कि एक चेयर पर बांधी गई थी, और आसपास उसके बहुत सारे अजीब अजीब से लोग मास्क लगा कर के खड़े थे। अपने हाथ में कोई स्टिक लिया था, तो कोई अजीब सा कोई मशीन, जैसे कि उसमें से कुछ इलेक्ट्रिक शॉक्स निकल रहे हों। ये सारी चीजों को देख करके इशिता, जो कि अपनी आंखों को खोलते हुए बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज बाहर निकाल पा रही थी, अपने आप को होश में लाने की कोशिश करते हुए कहती है, देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इशिता सहगल के साथ ये सब करने से तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, मैं बता रही हूँ। उसके सामने एक शख्स, जो कि अपने कदमों को धीरे धीरे उसी की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा था, और जोर से उसके हाथ, जिसमें इस वक्त काफी सख्त थे, उसे दबाते हुए कहता है, मुझे बताओ कि बेटा, हाँ, कि मेरी जिंदगी खतरे में पड़ने वाली है? खुद की जिंदगी का तो कोई ठिकाना नहीं है तुम्हारे, और तुम मुझे धौंस दे रही हो। ये बोलते हुए उसने इशिता के हाथ को काफी जोर से दबा दिया था, जिससे पूरी तरह परेशान होते हुए इशिता अपनी आवाज को निकाल करके उस आदमी के कान के पास चिल्ला दी थी, जिससे वो आदमी एक थप्पड़ इशिता के गालों पर जड़ देता है। इशिता का तो एकदम से खून खौल गया था। उसके अंदर अगर जितनी भी एनर्जी अभी बची थी, हाथ खोलने के बाद उसे लगता है कि वो सबको हैंडल कर सकती है, बस उसके हाथ एक बार खुल तो जाएं। और साथ ही उसके पैरों को भी बुरी तरह से बांधा गया था चेयर से, ताकि वो लड़की अपने हाथ और पैरों का इस्तेमाल ना कर पाए। लेकिन उस थप्पड़ के बावजूद भी इशिता हल्का मुस्कुराकर उस आदमी की तरफ अपनी नम आंखों से घूरते हुए कहती है, हाँ, तेरे पास 25 कुत्ते हैं, और इसके बावजूद भी तो एक लड़की को ऐसे बांध कर रखा हुआ है। तुझे इतना डर लग रहा है मुझसे? हाँ, वैसे मैं खौफनाक चीज तो हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तेरे ऊपर बहुत तरस आ रही है मुझे, अंकल। और ये बोल करके वो हंसना शुरू कर दी थी, जो कि ऑब्वियसली इस आदमी के लिए बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग था। वो अपनी आंखों को काफी गुस्से में इशिता के ऊपर गड़ाते हुए उसके गर्दन को अपने हाथों से मरोड़ते हुए कहता है, सॉली, अगर मुझे एक ऑर्डर मिला ना मेरे आयुष्मान सर का, तो मैं तुझे यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। लेकिन तुझे अभी जिंदा रख के बहुत टॉर्चर करना है, तो अपनी ये जो हिम्मत है ना, उसे बचा कर रख। एक कॉल उसके फोन पर आ जाता है। वो फोन उठाते हुए धीरे आवाज में कहता है, यस सर। दूसरी तरफ से आयुष्मान रायचंद थे, जो कि इस वक्त अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए थे, और काफी गुस्से में स्पीकर पर फोन करते हुए कहते हैं, उसके वीडियोस बना करके मुझे भेजो। उस करण की तो मैं, साला मेरे ऑफर को रिजेक्ट किया है उसने, और उस इशिता को तो इतने बुरी तरह से टॉर्चर करूंगा ना कि उसका महबूब खुद मेरे कदमों में आकर के गिड़गिड़ाएगा। उसे फिर से ऑफर दूं और कबीर को बर्बाद करवाऊं, वो सब कुछ करेगा। बस मुझे 5 से 6 क्लिप्स दो, ताकि मैं उसके रातों की नींद उड़ा सकूं। बचपन की दोस्ती है, तोड़ने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। इस वक्त सामने उनके बड़े भाई बैठे हुए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा शांत थे। वैसे सारा काम तो आयुष्मान रायचंद ही संभालते थे, क्योंकि वो अपने बाप के सबसे फेवरेट बेटे थे। आयुष्मान रायचंद के बाप के बाद इस घर में सिर्फ उनका राज चलता था, और अब उनके बाप नहीं थे, तो इस वजह से वही पूरा काम धंधा संभालते थे रायचंद परिवार का, और वो बिल्कुल भी किसी के मुंह से ना नहीं सुन सकते थे। लेकिन आज उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को उनके अपने बेटे ने ही बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया था, जिसको बर्दाश्त तो करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था उनके लिए, जिसकी वजह से वो इस वक्त कबीर को सिर्फ बर्बाद करने के बारे में एक से एक प्लानिंग कर रहे थे। इस वक्त कबीर रायचंद की माँ और साथ ही आयुष्मान रायचंद की बीवी
जी आकर के उनके बगल में बैठती हैं और उनके हाथों पर धीरे से अपने हाथों को रखते हुए कहती हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं? कबीर मेरा बेटा है और हमारा बेटा है, उसके बारे में थोड़ा तो सोचिए आप। वो बस इतना ही तो चाहता है कि वो यशु को अपने साथ रख ले। इसमें गलत क्या है? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे बताओगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अपने अंदर ये घमंड तो आने मत देना। तुम मेरी बीवी हो तो बीवी की तरह रहो, और बीवियों को मर्दों के बीच बोलने का हक नहीं है, इस घर में तो बिल्कुल भी नहीं। और वो खड़े होते हुए कहते हैं, अब उस कबीर को तो मैं बताऊंगा। जब बाप अपना हाथ अपने बेटे के सर से हटाता है ना, तो बेटे को कितनी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। कहीं का नहीं बचेगा वो। खुद मेरे पास आएगा मेरा बेटा और बोलेगा, डैड प्लीज प्लीज मुझे संभाल लो, मुझे आपकी जरूरत है। उसे मुझसे फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए ना। लेकिन देखना तुम, जब उसकी कंपनी से सारे इन्वेस्टर अपना हाथ पीछे कर लेंगे और उसके बाद मेरे पास आने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचेगा। बेचारा, उसके साथ तो मैं क्या क्या करूंगा वो सोच नहीं सकता। बीवी और बच्चे की जिम्मेदारी संभालने के लायक तो मैं उसे छोड़ूंगा ही नहीं। कबीर बेटा, गलत आदमी से पंगा ले लिया तुमने। रात का वक्त होता है। जायरा के ठीक सामने इस वक्त 2 स्टाफ आ गई थी और धीरे से उससे कहती हैं, मैम आपका डिनर तैयार है, आपके लिए रूम में ले आए? जायरा थोड़ा पॉज लेकर पूछती है, कबीर जी है नहीं क्या? मैं तो उन्हीं के साथ खाऊंगी ना, अकेले थोड़ी ना खाऊंगी। लेकिन इस बात पर उस स्टाफ ने अपने चेहरे को ना में हिला दिया था और धीरे से कहती है, सो सॉरी मैम, पर वो आप बोल के गए थे कि आपको टाइम से खाना दे दिया जाए, वो काफी लेट से वापस आएंगे। जायरा थोड़ा घबरा कर उठकर बैठ चुकी थी और फिर थोड़ा हैरानी से पूछती है, इतनी रात में कहाँ गए वो? रात के 10 बज रहे, अभी तक वापस नहीं आए। स्टाफ ने अपने चेहरे को ना में हिला दिया था। अब जायरा को थोड़ी टेंशन हो रही थी और फिर वो स्टाफ से फोन मांगते हुए कहती है, उनका नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास? प्लीज जरा उन्हें कॉल करो, मुझे उनसे बात करनी है। लेकिन उस स्टाफ को ये करना अलाउड नहीं था। वो जायरा को अपना फोन देख करके कबीर को कॉल नहीं लगा सकती थी, जिससे वो अपने चेहरे को ना में हिलाकर अपॉलॉजी मांगते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। जायरा भी मजबूर थी और वो भी कुछ ज्यादा कर नहीं सकती थी, जिसकी वजह से वो भी एकदम से शांत पड़ गई थी और वो खुद में यही सोची जा रही थी, कैसी पत्नी हूं मैं, अपने हस्बैंड का नंबर नहीं आता मुझे, अब क्या करूं? कहाँ होंगे वो? पता नहीं ठीक होंगे या नहीं। आखिर इतनी रात में कहाँ जा सकते हैं? कहीं फिर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? और इस बार तो वो सोचेंगे कि मैं सब कुछ अकेले हैंडल कर लूं, मुझे तो कुछ बताते भी नहीं है। हाँ माना नई नई बीवी बनी हूं, मगर इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि सब कुछ अकेले अकेले हैंडल कर ले। क्या करूं? वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और यूं ही बेचैन रह करके वो उतरना चाह रही थी, क्योंकि जब भी उसे बेचैनी होती थी वो हमेशा टहलना शुरू कर देती थी। मगर अब तो ये भी नहीं पॉसिबल था, क्योंकि उसके पैरों में इतना जख्म जो था, वो अपने एक कदम को भी जैसे नीचे रखी थी उससे काफी ज्यादा दर्द महसूस होता है, जिससे वो फिर से अब यशु के बगल में लेट चुकी थी और इंतजार करने लगी थी बेसब्री से कबीर का। रात के लगभग 12:30 से अब 1 बजने को आए थे, लेकिन अभी तक कबीर का कोई अता पता नहीं था। लेकिन अब जायरा का दिल जो बेचैनी से घबराना शुरू कर दिया था, जिससे वो काफी जोर जोर से आवाज लगाना शुरू करती है कुछ स्टाफ को। उसमें से एक स्टाफ जो कि भाग करके जायरा के कमरे में आते हुए पूछती है, क्या हुआ मैम, आपको डिनर चाहिए? जायरा इस बात से फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, इतना चिल्ला करके मैं तुमसे डिनर मांगूंगी? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मुझे फोन दो और कॉल लगाओ प्लीज। लेकिन उस स्टाफ ने फिर से अपने चेहरे को ना में हिला दिया था। तभी जायरा कुछ सोचते हुए कहती है, ओके फाइन, तो तुम मेहर जी को कॉल लगा सकती हो प्लीज, उनका तो नंबर होगा ना, यहाँ किसी के पास तो होगा ना कम से कम। इस बात पर उसने धीरे से अपने चेहरे को हाँ मिला दिया था और फोन मिला करके वो जायरा की तरफ आगे बढ़ा देती है। दूसरी तरफ से फोन काफी देर बाद पिक हुआ था, क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी थी और महर भी आराम से अब गहरी नींद में था। फोन उठा करके वो भारी आवाज में कहता है, बोलो कौन है? उसकी आवाज सुनकर जायरा जो धीरे से कहती है, सो सॉरी इस टाइम आपको परेशान किया, पर अभी तक ये घर नहीं आए हैं,
पता नहीं कहाँ होंगे, मुझे डर लग रहा है। प्लीज़ आप ज़रा उनसे बात कर लेंगे, मैं उनसे फ़ोन पर बात भी नहीं कर सकती। ज़ारा की आवाज़ पहचानने में महर को थोड़ा वक्त लग गया था, लेकिन फिर जैसे ही उसे समझ में आता है कि वो किसके बारे में बात कर रही है, वो एकदम से चौंक कर उठ चुका था और अपनी आंखों को मलते हुए कहता है, क्या क्या बोल रही हो? कबीर अभी तक घर नहीं आया? ज़ारा जो कि थोड़ा घबरा कर कहती है, हाँ वही तो, अभी तक वो घर नहीं आए हैं, 1 बज चुके हैं, अभी कहाँ होंगे वो, किस हालत में होंगे, कहीं कहीं फिर से उनके परिवार वालों ने उन्हें कुछ कर तो नहीं। लेकिन तभी महर बीच में उसको रोकते हुए कहता है, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ मत बोलो, मैं देखता हूँ उसे। और ये बोलकर वो तुरंत ही फोन को काट करके अब कबीर को ढूंढने में लग गया था। वो अपने फोन से सबसे पहले तो कबीर के नंबर को ट्रैक करता है कि आखिर वो इस वक्त हो कहाँ सकते हैं, और जब उन्हें पता चला था तो वो तुरंत ही उसी तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ दिए थे। कबीर को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होता महर के लिए, क्योंकि महर हैकिंग में बहुत ज्यादा माहिर था और उसे कंप्यूटर के काम में बहुत ज्यादा मजा आता था, जिसकी वजह से वो लगभग 20 मिनट के अंदर ही कबीर की गाड़ी के पास पहुंच चुका था। जिस जगह पर महर की गाड़ी आकर के रुकी थी वहां पर एक बार था, जिसको देख करके महर समझ जाता है कि इस वक्त कबीर कहाँ हो सकते हैं। वो उसी बार के अंदर गया था जहां आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था, वो बार बिल्कुल खाली था। लेकिन तभी एक बंदा जो कि अभी भी अपने हाथों में इस वक्त पूरी बोतल ले करके कुछ सोचे जा रहा था और लगातार अपने दूसरे हाथों में ग्लास को लेकर के उसे भरते हुए अपने होठों से लगा ले रहा था। ये देख करके महर तुरंत ही पीछे से उसे टैप करता है और फिर उस चेयर को अपनी तरफ घुमा करके जोर से चिल्लाते हुए कहता है, वहां तेरी वाइफ परेशान हो रही है, यहाँ तो ड्रिंक कर रहा है, पागल है क्या? और ये बोलकर एक ही झटके में महर ने उस बोतल को नीचे की तरफ फेंक कर मार दिया था और साथ ही उनके होठों से वो लगाए हुए ग्लास को भी साइड में फेंक देता है। कबीर जो गुस्से में महर की तरफ घूरते हैं और उसकी कॉलर को पकड़ते हुए कहते हैं, तू क्यों आया यहाँ पर? किसने बोला तुझे यहाँ आने के लिए? महर जो झटके से कबीर के हाथ को अपने कॉलर से छुड़ाता है और फिर कबीर को होश में लाने के लिए उनके मुंह पर पानी फेंकते हुए कहता है, होश में आ जा, रात के 1 बज रहे, वहां परेशान हो रही है ज़ायरा, और ज़ायरा के साथ साथ यशु भी। अगर वो जग के और तुझे पूछा तो वो क्या जवाब देगी? जिम्मेदारी है तेरे ऊपर, क्या कर रहे तू? कबीर जो खड़े होकर के हल्का स्माइल करते हुए कहते हैं, जिम्मेदारी तो निभाता आ रहा हूँ मैं बचपन से, यही तो करता आ रहा हूँ मैं। हाँ, और कितनी जिम्मेदारियां निभाऊं मैं? यार जाकर के मेरे बाप को समझाना कि मुझे मेरे हिसाब से जीने दे वो इंसान, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है यार वो, उसको बता जा करके मैं ठीक हूँ, मेरे को नहीं चाहिए उसकी घटिया प्रॉपर्टी जो कि पता नहीं कितने लाशों को गाड़ करके बनी है, मुझे नहीं चाहिए उनकी दौलत। मैं खुश हूँ यार महर अपनी छोटी सी लाइफ में, जिसमें मेरे पास मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है, और क्या चाहिए मुझे? तू भी है, करण भी है, बस। तभी महर जो कबीर को अपने सीने से लगाकर कहता है, यार कभी कभी ना तो ऐसे बच्चों की तरह बातें करता है तो बड़ा क्यूट लगता है, लेकिन अभी घर चला, फटाफट घर चल। कबीर अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, मैं नहीं जा रहा इस हालत में घर, मैं अभी गुस्से में हूँ, अगर ज़ायरा को हर्ट वर्ट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, वैसे उसके पैरों में इतना दर्द होगा, बेचारी मेरी वजह से कितना सफर कर रही है ना। लेकिन महर अब खींचते हुए कबीर को अपने साथ ले जा रहे थे। कबीर अभी भी महर से बातें किए जा रहे थे। अच्छा वैसे एक बात बता, मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूँ जितनी मैंने हरकतें बेवकूफों वाले की है कि नहीं? देख मेरी लाइफ की तो पहले से ही बैंड बजी हुई थी, यशु की जिंदगी तो कितने खतरे में तुझे पता ही है, और ऊपर से मैंने उस लड़की की भी जिंदगी खराब कर दी यार, सिर्फ गुस्से के चक्कर में मैंने उससे शादी कर ली, और अब मैं जितना कुछ फेस करता आ रहा हूँ उसे भी वो सब कुछ फेस करना पड़ेगा। उसके लाइफ में भी कितने ऑब्स्टिकल्स होंगे, कितनी परेशानियां होंगी, वो मुझे छोड़ तो नहीं देगी ना महर। जैसे ही महर ने यह सुना था वो इस वक्त गाड़ी में आकर बैठ चुका था और कबीर को भी गाड़ी में बिठा चुका था। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए वो उसके सीट बेल्ट को लगाते हुए कहता है, कोई नहीं छोड़ रहा तुझे, होश में नहीं है तो कुछ भी बोल रहा है, और सुन जाकर के डायरेक्ट सो जाना, मैं बता दूंगा कि आ चुका है कबीर, बस वो कल सुबह तुमसे मिलेगा, ठीक है?
कबीर जो कुछ नहीं कहते, बस हल्का हल्का वो मुस्कुराए जा रहे थे, न जाने क्या सोच सोच करके। वहीं जायरा जो अभी भी बेसब्री से इंतजार ही कर रही थी, हर पल इस बात का कि आखिर कब कब आएंगे कबीर। जायरा धीरे धीरे यशु के चेहरे को अपने हाथों से सहलाते हुए कहती है, बहुत डर गया था ना मेरा बच्चा। कोई बात नहीं, अभी पा आ जाएंगे और वो आपको चिपका कर जोर से हगी देंगे और उसके बाद थोड़ी सी किस्सी भी, और उसके बाद आपकी मम्मा को भी चिपका कर सो जाएंगे। पर कब आएंगे आपके पा? बताओ, इतनी लेट कर दी। इतना भी लेट कोई करता है भला? कोई बात नहीं, जब आएंगे तो आप उन्हें माफ कर देना, ओके? पता नहीं, हो सकता हो बिजी हूं अपने काम में। इसी तरह से जायरा जो यशु से बातें करते करते अपना दिल हल्का कर रही थी, क्योंकि टेंशन तो असल में उससे हो रही थी। यशु तो आराम से सो रहा था। वहीं लगभग रात के अभी 1:20 हुए थे जब कबीर फाइनली महर के साथ घर के अंदर एंटर हुए थे। कुछ स्टाफ जो कि अभी भी जग रहे थे और नाइट ड्यूटी पर थी, कबीर को देख करके सब के सब अपने अपने जगह से खड़े हो गए थे। कबीर इस वक्त काफी ज्यादा नशे की हालत में थे और महर जो उन्हें इस वक्त जायरा के कमरे में नहीं ले जाना चाह रहे थे, लेकिन कबीर जो उसी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, हटो, मुझे अपनी वाइफ के पास जाना है, तुम जाओ यहाँ से। तभी महर कबीर को समझाते हुए कहता है, अभी उसके पास मत जा, तो ठीक नहीं है, खामखा पता नहीं क्या क्या बोल देगा। इस बात पर कबीर जो महर को थोड़ा पुश करते हुए कहते हैं, तू ना अपने काम से काम रख, ठीक है? मेरी बेबी है, मैं उससे कुछ भी बोलूं तुझे क्या दिक्कत है? हट। और ये बोलकर वो खुद ही संभलते संभलते सीढ़ियों पर चढ़ चुके थे और जायरा के पास आकर के धीरे से दरवाजा खोलते हैं और फिर आगे बढ़ते हुए अपने कोट को निकाल कर एक साइड में फेंकते हैं और फिर अपने शर्ट के स्लीव्स को धीरे धीरे करके ऊपर करते हुए उसके सामने आकर के अब नीचे बैठ चुके थे। जैसे ही जायरा कबीर को यूं इतना डिसबैलेंस होकर चलता देखती है, वो एकदम से घबरा गई थी। उसे लगा था कि कहीं कबीर जख्मी तो नहीं हो चुके। वो भी उठना तो चाह रही थी, लेकिन तभी कबीर उसके पैरों के पास आकर के अपने सर को टिका दिए थे और यूं ही नीचे बैठे बैठे अपने हाथों को उसके हाथों पर रखते हुए पूछते हैं, तुम सोई नहीं अब तक? नहीं, मैं तो सो ही रही हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? वो तो मेरी आत्मा है जो रात भर चुड़ैलों की तरह परेशान होकर जग रही है। अगर मैं सोई होती तो मेरी क्या आत्मा यहाँ पर बैठी होती जो परेशान हो रही थी कब से आपके लिए? आपका दिमाग खराब, इतनी लेट कौन लगाता है? और कर क्या रहे थे? और आपको हुआ क्या है? पैरों में कोई चोट वोट लगी है क्या? एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? उसको इतना परेशान होता देख कर कि कबीर जो हल्का स्माइल करते हुए कहते हैं, बड़ी फिक्र हो रही है मेरी। और ये बोलते बोलते वो अब उसी की तरफ अपना चेहरा टर्न कर लिए थे। अब इस वक्त उनकी पीठ जो कि बेड के पास टिकी हुई थी और साथ ही उनका गर्दन पूरी तरह से जायरा की तरफ टिल्ट था। उनका सर जो जायरा के थाई पर रखा हुआ था। जायरा अपने हाथों को उनके बालों पर सहलाते हुए कहती है, क्या करूं मैं आपका? कितना परेशान कर देते हैं आप मुझे। पहले जब मेरे साथ रहते थे तब परेशान करते थे, और अब जब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहे तो दूर जाकर परेशान करते हैं। आप इतनी लेट में मत आया करिए ना, मैं डर गई थी, मुझे लगा कि कुछ हो तो नहीं गया आपको। यशु भी परेशान हो रहा था। तभी कबीर जिसका गाल खींचते हुए कहते हैं, झूठे, यशु को स्लीपिंग पिल्स दी जाती हैं बच्चों वाले, ताकि उसे नींद आ जाए, तो वो तो नहीं जगा होगा। हाँ, ये कहोगे तुम्हें जरूर मेरी फिक्र हो रही होगी, प्यार व्यार करने लगी हो क्या मुझसे? और ये बोलकर वो हल्का सा हंस रहे थे, जिसे देख कर के जायरा उनकी गालों पर धीरे से अपने हाथों से थपथपाते हुए कहती है, होश में नहीं है आप? ड्रिंक करके आए ना? कुछ भी बकवास कर रहे हैं, सो जाइए, चलिए। और ये बोलकर वो उनके हाथों को पकड़ कर उठाना चाह रही थी, लेकिन तभी कबीर जो उसको यूं अपने आप से दूर जाता देख कर कहते हैं, नहीं, ऐसे ही रहो, मुझे अच्छा लग रहा है। तुम्हें पता है, जब से तुम मेरे साथ रहना शुरू की हो ना, मुझे बहुत अच्छा सा फील होता है। ऐसा लगता है मैं किसी से अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ। और फिर वो अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलते हुए जायरा की तरफ देखकर पूछते हैं, कर सकता हूँ ना? तुम पर भरोसा? जायरा उन्हें कॉन्फिडेंस देते हुए अपने चेहरे को हाँ में हिलाकर कहती है, हाँ, क्यों नहीं कर सकते भरोसा, और इसमें पूछने वाली क्या बात है? तभी कबीर जो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं,
तो मेरे बाप से तो नहीं बताओगे ना ये सारी बातें? उन्हें नहीं बताना कि मुझे अंदर से बहुत कमज़ोर सा महसूस होता है? उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें पता चलना चाहिए कि उनका बेटा बहुत स्ट्रांग है, कि उनके हर वार को बर्दाश्त कर सकता है। पर तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? और ये बोलकर वो बच्चों की तरह जायरा को अपने करीब बुलाते हैं और जायरा अपने कान को जैसे ही उनके होठों की तरफ लगाई थी, वो धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहते हैं, मुझे बहुत डर लगता है कि मैं अपने यशु को खो ना दूं। ये सुनकर के तो जायरा भी एकदम से शांत पड़ गई थी। तभी कबीर जो आगे कहते हैं, और अब तो तुम्हें भी खोने का डर है, कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ यार। अच्छा मान लो अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेरे हाथ पैर टूट जाते तो मेरे साथ रहोगी? जायरा सुनकर कहती है, क्या अनाप बोल रहे हैं आप ना होश में नहीं है, सो जाइए। लेकिन तभी कबीर जो उससे पूछते हैं, मैं कल ये सारी बातें नहीं कर पाऊंगा, कल फिर से स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा मुझे। बट मेरी रियलिटी जो दिख रही है वही है, मैं नहीं हूँ यार स्ट्रॉन्ग जायरा, नहीं बनना मुझे स्ट्रॉन्ग। मुझे मेरी फैमिली चाहिए, मुझे अपनी फैमिली का वो प्यार चाहिए जो मुझे हमेशा मिलता रहा, पर हमेशा उस प्यार में नफरत नजर आती थी मुझे। मेरे लिए तो नहीं पर मेरे बड़े भाई के लिए। अडॉप्टेड थे ना वो, इस वजह से उन्हें ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। मुझे माँ अपने हाथों से खिलाती थी और उन्हें पूछता भी नहीं था कोई। मैं चोरी चोरी उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाता था। और जब मेरे बाप को पता चला तो मेरे भाई को मुझसे दूर कर दिया, अपने साथ लेते गए उन्हें। जायरा ये सारी बातें अपनी धूप गटकते हुए सुन रही थी और बहुत ही ध्यान से कि ये शख्स इतना ज़्यादा किसी और के बारे में फिक्र करते हैं, क्योंकि हमेशा तो जायरा को ये सेल्फिश ही लगे थे। कबीर जो आगे उससे कहते हैं, तुम्हें पता है मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता था, लेकिन मुझे हमेशा उनसे नफरत करने पर मजबूर किया गया। और जब भी मैं उनकी फिक्र करता था ना तो मेरे पापा उनको मारते थे और कहते थे कि मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा उन्हें नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो अडॉप्टेड चाइल्ड है। उन्हें बहुत गलत तरीके से मेरे सामने ट्रीट किया जाता था। मेरी वजह से उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स सहनी पड़ी ना। मैं कितना गलत हूँ ना, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ले आता हूँ, तुम्हें भी कितने प्रॉब्लम में रख रहा हूँ। एक काम करो, तुम मुझे छोड़ दो, तुम अपने बाप के पास जाओ। जायरा सुनकर अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहती है, आप ऐसी बातें करके ना मुझे सिर्फ तकलीफ दे रहे, प्लीज शांत हो जाइए, मुझसे नहीं सुना जाता ये सारी बातें। कबीर उसके पैरों पर धीरे धीरे अपने हाथों को सहलाते हुए कहते हैं, हे रोना नहीं, रोना तो मुझे आ रहा है। मेरी वजह से ना मेरे भाई की लाइफ खराब हो गई यार, खुद से नफरत होती है मुझे। और मैं यशु को भी अगर नहीं बचा पाया तो मैं कितना घटिया इंसान कहलाऊंगा। मैं बहुत बुरा हूँ यार। और ये बोलते बोलते उन्हें नींद आ रही थी, जिससे जायरा के लैब पर ही अपना सिर रखे हुए यूं ही अब अपनी आंखें बंद कर चुके थे। वो नीचे बैठे हुए थे और जायरा बेड के एकदम कॉर्नर पर, जिसकी वजह से उसके थाई पर कबीर का सर रखना काफी ज्यादा उन्हें रिलैक्स फील करा रहा था। लेकिन जायरा भी अपनी पूरी रातें यूं ही बैठे बैठे बिता देती है और उनके सर को लगातार सहलाए जा रही थी। आज जाकर के उसे कबीर का थोड़ा सा असली रंग दिखाई दिया था, जो कि वह हमेशा अपने स्ट्रिक्ट चेहरे के पीछे दबा कर और छुपा कर रखते थे। वो किसी के बारे में इतनी भी फिक्र कर सकते हैं, इस बात ने जायरा को और ज्यादा उनसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया था।